नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। इस वक्त कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो यकीनन पूरे जिस पर सबकी नज़र है और बरेली के तमाम बाशिंदों की भी उस पर नज़र है। और जाहिर है कि जिसमें रूस और यूक्रेन का मुद्दा बहुत अहम है। और इसको मैं इस तरह से जोड़ दूँ कि खुद नवाबगंज और बरेली के ही बहुत सारे छात्र और छात्राएँ यूक्रेन में फंसे हुए हैं। वो मुद्दा है, वहाँ जंग का माहौल है और भारत का उसको लेकर क्या रुख होगा, एक बहुत अहम मुद्दा है। दूसरा एक बहुत अहम मुद्दा है कि एक बड़ी संख्या में जो है मेडिकल के जो छात्र होते हैं वो पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में जो है महंगी जो है मेडिकल की पढ़ाई है। तो क्या जो समाज सेवा का भाव है वो उसी तरह से रहेगा, ये एक बहुत अहम मुद्दा है। साथ ही MLC के चुनाव में 36 सीटों पर उसको लेकर लगातार हम बातचीत करेंगे। और भी एक मुद्दा है जिसको लेकर हम बात करेंगे। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जाहिर है हमारे साथ कुछ ऐसी शख्सियत हो जो तमाम मुद्दों को छू पाते, इसलिए हमारे साथ रवि रस्तोगी जी मौजूद हैं। उनका संबंध BJP से ही है, लेकिन तमाम सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी वो अपनी गहरी नज़र रखते हैं, इसलिए हम उनसे तमाम विषयों पर जानकारी हासिल करेंगे कि उनका क्या ख्याल है। मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा क्योंकि हर किसी की नज़र इस वक्त यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग का माहौल है उस पर लगी हुई है और फिक्र भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी का बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, किसी की बेटी पढ़ रही है और मेडिकल के छात्र ख़ास तौर से पहुँच जाते हैं। करीब 20,000 पूरे हिंदुस्तान के लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं और धीरे धीरे कर वापस आ रहे हैं। तो ये जो जंग का माहौल है रूस और यूक्रेन के बीच, क्योंकि इतिहास के पन्नों को जब हम खंगालते हैं तो भारत का जो रिश्ता है वो रूस से हमेशा से बहुत अच्छा रहा है, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने तब से रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी से लगातार अच्छे संबंध रहे हैं। तो आपकी नज़र में भारत का क्या अगला कदम होना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं एक अमन और सुकून का रास्ता पैदा किया जा सके? देखिए, भारतवर्ष का जो इसमें रुख है और जो विदेश नीति है वो अपने आप में बड़ी स्पष्ट है। माननीय मोदी जी ने सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी कि भारत की रूस और यूक्रेन के मामले में क्या विदेश नीति रही। वो आप रोज़ नित्य हम उनकी समाचार और दूरदर्शन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी में उस चीज़ को देख रहे हैं और उस विदेश नीति का अच्छा प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। देखिए, बच्चे जो बाहर पढ़ रहे थे उनको सकुशल वापस लाने की पूरी योजना बन गई और धीरे धीरे सारे बच्चे जो भी भारतवर्ष के यूक्रेन में पढ़ रहे थे वो सब वापस आ गए। मैं इसी से जुड़ा हुआ आपसे सवाल जानना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले तकरीबन 20 सालों में बड़ी संख्या में हिंदुस्तान के बच्चे विदेश खास तौर से मेडिकल की पढ़ाई करने पहुँचे, क्योंकि हिंदुस्तान में जो मेडिकल की पढ़ाई है प्राइवेट में ख़ास तौर से बहुत महंगी है और विदेश में वो कहीं जाके सस्ती हो जाती है। अब मेरा सवाल ये है कि जब समाज सेवा का बहुत बड़ा फील्ड जो है वो डॉक्टरी है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर 1 करोड़ 2 करोड़ या 50 लाख खर्च करके डॉक्टर बन पाता है तो उसके अंदर समाज सेवा का भाव तो कहीं भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो उसको बैलेंस करना चाहेगा, जो खर्च करेगा तो वो फिर वही कमाना चाहता है। तो इस पर आपका रुख क्या है, क्योंकि लगातार पेमेंट शीट पे MBBS और जो है तमाम पढ़ाइयाँ हो रही हैं, क्या नज़रिया रखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक बाहर पढ़ने का प्रश्न है और यहाँ पढ़ने का प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कि खर्चे में कहीं कोई बहुत ज़्यादा अंतर आता हो। एक बच्चों में क्रेज़ है बाहर पढ़ने का और उसी क्रेज़ के तहत मुझे लगता है कि बच्चे बाहर पढ़ने के लिए खाली जाते हैं। और ऐसे ही नहीं खाली डॉक्टर बनने के लिए बाहर पढ़ते हैं, आप देखिए इंजीनियरिंग है, MBA है और भी बहुत से ऐसे PhD हैं, बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जिनको करने के लिए बच्चे बाहर जाते हैं। अब जहाँ तक शिक्षा महंगी और सस्ती का प्रश्न है, इसमें दोनों चीज़ें हैं। कुछ अब विज्ञान ने इतना आगे तरक्की की है जिसकी वजह से उसमें खर्च भी कुछ ज़्यादा होते हैं। और ये बात आपकी ठीक है कि डॉक्टर्स में अब सेवा भाव पूर्व की बात कहीं ना कहीं कमी आई है। हम इस बात से स्पष्ट रूप से सहमत हैं। हो सकता है कुछ लोग, हमारी डॉक्टर्स लोग इस बात से सहमत ना हों,
लेकिन ये बिल्कुल तय है कि पहले जो सेवा भाव था उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है और ये समाज और डॉक्टर सभी के लिए इस पर चिंतन और मनन करने की ज़रूरत है। मैं आपसे एक बात थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ, जहन में एक सवाल पैदा हुआ है। क्या प्राइवेट फील्ड में मेडिकल जैसी जिस पर इंसान की ज़िंदगी डिपेंड है, क्या प्राइवेट फील्ड में, प्राइवेट क्षेत्र में पहुंच गया है मेडिकल फील्ड, क्या ये फैसला किसी भी गवर्नमेंट का, क्योंकि ये कांग्रेस के दौर से चला आ रहा है, अब लगातार बढ़ रहा है, ये प्राइवेट कोटे में जो मेडिकल के फील्ड पहुंची है, क्या ये सही फैसला है? क्योंकि डॉक्टर तो बन जाते हैं लेकिन जितना खर्च होता है फिर उससे कहीं ना कहीं मरीज़ पर ही असर पड़ता है। देखिए, प्राइवेट कॉलेज खुले हैं, अब सरकार ने जो प्राइवेट कॉलेज फीस ले रहे थे उन पर अंकुश लगा दिया है। अब वो निरंकुश नहीं है, वो ज़्यादा फीस नहीं ले सकते। जो मैनेजमेंट कोटा था वो भी समाप्त हो गया, आपकी जानकारी में। लेकिन ऐसा कहाँ है? मैं अभी राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज ही गया था, तो वहाँ जो मुझे तमाम बातें पता चली, अगर पूरे 5 साल का किसी सरकारी कॉलेज का खर्चा 3 लाख रुपए है, इसमें रहना खाना और तमाम चीज़ें हैं, तो वो प्राइवेट कॉलेज में जाके 80 लाख 90 लाख पहुँच रहा है कि करोड़ पहुँच जाता है। लखनऊ में बहुत सारे कॉलेज हैं, तो इतना बड़ा अंतर हो रहा है। अगर कोई मरीज़, कोई डॉक्टर जब डॉक्टर बनेगा प्राइवेट कोटे से, तो वो उसका जो खर्चा जो है वो मरीज़ से तो निकालेगा, तो कहीं ना कहीं ये इसका जो असर है हमारी समाज सेवा पे भी पड़ेगा। तो ये आप थोड़ा संशोधन करें इसमें। प्राइवेट कोटा होना अलग बात है और प्राइवेट कॉलेज खुलना अलग बात है। तो ये जो है प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कोटा कोई नहीं है। और प्राइवेट कॉलेज चूँकि ये अपने पैसे से कॉलेज बनाते हैं, खड़ा करते हैं, इनका पैसा लगता है, तो निश्चित रूप से वो उसे निकालने का काम करते हैं। आपकी नज़र में प्राइवेट जो डॉक्टर, प्राइवेट कोटे से जो डॉक्टर बन रहे हैं, वो एक सही फैसला है? नहीं, फिर मैंने कहा ना, प्राइवेट कोटा है ही नहीं। अब तो सारे जो हैं, जो एग्ज़ाम पास करते हैं, MBBS बनने के लिए जो क्वालिफाई करते हैं, उनको ही एडमिशन की सुविधा है। पहले ही जो प्राइवेट कॉलेज डायरेक्ट ले लेते थे, वो सुविधा खत्म हो चुकी है। अब मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ूँगा यहाँ से। जल्दी में विधानसभा चुनाव का 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद MLC चुनाव की तैयारी है। 36 सीटें हैं कुल मिलाकर जिस पर चुनाव होना है, और बरेली में क्या इस बार आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई उम्मीदवार हो सकता है? क्योंकि रामपुर से ज़्यादा बरेली में मतदाता। देखिए, अभी 10 मार्च को चुनाव परिणाम आने के बाद हमारी पार्टी और संगठन इस पर विचार करेंगे। हम लोग इस पर गंभीर हैं और निश्चित तौर से जो 36 सीटें हैं उसमें अधिकतम सीटें जीतेंगे और जीतने का सारा प्रयास करेंगे। सरकार हमारी बनेगी, हमें उसमें कहीं कोई किसी तरह की इसका बहुत शंका नहीं है। बस एक आखिरी में और फीडबैक आपसे चाहता हूँ, क्योंकि चुनाव अब लगातार अपने आखिरी मुकाम तक पहुँच रहा है। 7 चरणों में चुनाव होना है, अब महज 2 चरण रह गए, 2 फेस रह गए और लगभग 80% चुनाव कंप्लीट हो चुका है। क्या रुझान लगता है आपको, क्या नज़रिया है आपका? मैं पूरा ओवरऑल अगर देखूं तो पूरे प्रदेश में हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और जितनी बार हमें पिछली बार सीटें 300 से अधिक मिली थी, इस बार भी हम 300 पार जाएंगे। और जनता ने हमको पूरा सहयोग दिया है, हमारे कामों की सराहना की है। माननीय मोदी जी और योगी जी ने जो जनता के हित में फैसले लिए हैं, जनता ने उसे स्वीकार किया है, उसी के आधार पर हमको वोट दिया। जी, बस एक आखिरी बात और जानना चाहता हूँ चलते चलते, क्योंकि पूरनपुर की जिम्मेदारी आपके पास थी, क्या माहौल लगता है वहाँ पर? आरक्षित सीट थी और वहाँ पर भी ज़बरदस्त मुकाबला नज़र आया, किस तरह से माहौल थे? मुकाबला तो ज़बरदस्त जब राजनीति में होता है, सभी जगह होता है, लेकिन हमें जीतने में कोई शंका नहीं है। निश्चित रूप से हम अच्छे मतों से जीतेंगे। किससे मुकाबला मांगते हैं? मुकाबला हमारा सपा से है। अच्छा, अगर आप हमारे ज़रिए से कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि भी हमारे हिंदुस्तान के लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरह से उत्साह के तौर पर मनाते हैं और उसी के दिन चल रहे हैं। उसके बाद होली का माहौल आएगा और ऋतु भी, मौसम भी एक तब्दील होता है। देखिए, महाशिवरात्रि का कल पावन पर्व है और ये हिंदुस्तान में सभी हिंदू लोग इसे बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं।
और भगवान शंकर की सब लोग पूजा अर्चना करते हैं। और जो उत्साह सावन के महीने में होता है उतना ही उत्साह शिवरात्रि के पर्व पर होता है। और घर घर जो है भगवान शिव की पूजा की जाती है, उनका जन्मदिन मनाया जाता है और सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मैं इसमें सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और सभी हिंदू मुस्लिम भाई जो हैं सौहार्दपूर्ण वातावरण में हिंदुस्तान में रहें और सब पर भगवान शंकर की कृपा रहे, सभी लोग सुख चैन का जीवन व्यतीत करें। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको, आपके परिवार को महाशिवरात्रि की भी, और फिर आगे चुनावी नतीजा आएगा उस बात को लेकर भी शुभकामनाएं, क्योंकि आपने भी ज़बरदस्त मेहनत की है पूरनपुर में और तमाम सीटों को लेकर। बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे माध्यम से हमारी बातों को जनता तक पहुंचाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे रवि रस्तोगी जी, जिनसे आज हमने कुछ ख़ास तौर से ज्वलित विषय हैं, क्योंकि बहुत अहम बात है कि इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच जंग का माहौल है, उसमें भारत का जो पक्ष है उसको साफ किया। और एक और बहुत अहम विषय, क्योंकि बड़ी संख्या में तकरीबन 20,000 से ज़्यादा, इसमें ज़्यादातर जो हैं डॉक्टरी पेशे को करने के लिए यूक्रेन पहुंचते हैं, उनको लेकर पूछा। साथ ही हमने प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह से जो है डॉक्टर बनते लगातार लोग हैं, लगातार डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसको लेकर पूछा, फीस को लेकर पूछा और तमाम विषयों पर हमारी बात हुई। साथ में हमने, क्योंकि सियासी माहौल चल रहा है, उसकी भी बात की, MLC चुनाव भी नज़दीक है, उसकी बात की। तमाम विषयों पर अपने बेबाक अंदाज में रवि रस्तोगी जी ने लगातार बात कही। और हमारी ये आगे जो है 10 मार्च के बाद, क्योंकि जब नतीजे आएंगे तो जाहिर है इस तरह से सियासत के पंडित से हम बात करेंगे कि क्या नतीजे होंगे। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।